नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों सामान्य ज्ञान का 49 नंबर सेट आ चुका है। अगर आप दोस्तों एग्जाम देने जा रहे हो यूपी का पीटी, यूपी पुलिस या फिर जूनियर असिस्टेंट आप या वीपीओ, वीडियो, रेलवे, एसएससी, जीडी, एमटीएस, ट्रेड्समैन, ग्रुप डी, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस या कोई भी एग्जाम जिसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और जो हम सीरीज चला रहे हैं दोस्तों, इसमें से 100% दोस्तों जो है क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। जैसे आप क्वेश्चंस का लेवल देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है जो है सामाजिक न्याय एवं समता के साथ जो है आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य या फिर कहिए प्रमुख उद्देश्य था। बोला क्या जा रहा है, ध्यान दीजिए। सामाजिक न्याय एवं समता के साथ जो आर्थिक विकास था, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना का जो है टारगेट था, लक्ष्य था, उद्देश्य था। तो देखिए इन ऑप्शंस में से क्या हो जाएगा, नौवीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नौवीं पंचवर्षीय योजना। याद रखिएगा, अगर नौवीं पंचवर्षीय योजना हो गया, इससे इसके बाद यानी 2002 के बाद 2002 से 7 तक दोस्तों जो चला है, 2002 से 7 तक ये 10वीं पंचवर्षीय योजना चला है। और इसका जो टारगेट था वो क्या था, रोजगार ऊर्जा। क्या नाम है था, रोजगार ऊर्जा जो है वो इसका टारगेट था, 10वीं पंचवर्षीय योजना। अगर बात करेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना तो ये 2007 के बाद का है, यानी 2007 से 12 दोस्तों क्या है, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, इसका क्या था, ये इसका जो टारगेट था वो तीव्र आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास था। अगर बात करेंगे 12 से 17, 12 से मैंने 2012 से 17 जो था वो 12वीं पंचवर्षीय योजना था। ठीक है, इसका क्या था दोस्तों, इसमें जो है तीव्र अधिक समावेशी धारणीय विकास। तो ये सब टारगेट्स हैं अलग अलग पंचवर्षीय योजना के। मैंने ट्रिक भी बना रखा है, अगर आप देखेंगे देखो सीखो स्टडी और पंचवर्षीय योजना लिख करके सर्च करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा। वो ट्रिक को आप अच्छे से देख लेंगे, आप बता देंगे कि क्या क्या कौन सा मॉडल था, कब से कब तक चला, किसका क्या उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो नीति आयोग दोस्तों इससे पहले क्या था, योजना आयोग था। और दोस्तों जो है 1 जनवरी 2015 को दोस्तों जो है इसकी स्थापना हुई है। याद रखिएगा क्या हुई है, 1 जनवरी 2015। अगर दोस्तों बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो देखिए जो नीति आयोग है इसके अध्यक्ष जब पूछा जाए तो पीएम होते हैं। अगर उपाध्यक्ष, ये अध्यक्ष हो जाएगा। और उप अध्यक्ष अगर बोला जाए या फिर दोस्तों आपसे बोला जाए उपाध्यक्ष इस समय कौन है, तो याद रखिएगा नाम सुमन बेरी, सुमन के बेरी हैं, तो सुमन बेरी आप याद रखेंगे, सुमन बेरी। ठीक है, सुमन के बेरी क्या है इस समय, उप अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, जो अध्यक्ष पूछेगा तो जो भी पीएम रहेंगे उस समय उन्हीं को बोला जाता है। इसमें दोस्तों कौन कौन होते हैं, इसमें दोस्तों अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, पूर्वकालिक सदस्य होते हैं, मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष भी होते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसको जो थिंक टैंक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नीति आयोग दोस्तों सहकारी संघवाद के सिद्धांत का दोस्तों परिपालन करते हुए भारत सरकार के नीतिगत जो मुद्दे होते हैं इसको सलाह देने के लिए और इसको थिंक टैंक का भी ये कार्य करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर आ जाएगा इससे पहले इसका क्या नाम था, तो योजना आयोग नाम था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे संपूर्ण जो है ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना दोस्तों कब लागू हुआ है, तो याद रखिएगा कुछ कुछ जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो लागू हुआ है ये याद रखेंगे 2001 में सितंबर, यानी 25 सितंबर 2001 में दोस्तों लागू हुआ है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, और वो उस समय किसका था, उस समय पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, और संपूर्ण ग्रामीण में दोस्तों रोजगार योजना लागू की गई थी। अगर पूछा जाए रोजगार आश्वासन योजना क्या है, रोजगार आश्वासन योजना, तो याद रखिएगा 1993। कब लागू हुआ रोजगार आश्वासन योजना, तो 1993 याद रखिएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान है, ये सम्मान निधि योजना कब से स्टार्ट है, कब से प्रारंभ है। तो दोस्तों जानते हैं सम्मान निधि मतलब पैसा दिया जाता है किसानों को, सम्मान निधि दिया जाता है। ठीक है, 2000 करके जो है आ रहे हैं, कई लोगों के अकाउंट में आ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो है क्या है, ये कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये आपका जो है 2019 से स्टार्ट है और 24 फरवरी 2019 से दोस्तों ये शुरू है। क्या है, 24 फरवरी 2019 से दोस्तों ये शुरू है। गोरखपुर से जो है ये प्रारंभ है, गोरखपुर से दोस्तों ये स्टार्ट है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम के लिए आपके लिए, जैसे आपका जो है दिया है 8 मार्च 2019 है ना, तो इसको 2018 कर लीजिए। 8 मार्च 2018 को दोस्तों क्या है, राष्ट्रीय पोषण मिशन लागू हुआ है।
राष्ट्रीय पोषण मिशन दोस्तों लागू हुआ है 8 मार्च 2018, याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करेंगे दरवाजा बंद, जो एक आता था ना दरवाजा बंद, वो मतलब वॉशरूम वाला, तो दोस्तों उसका दोस्तों याद रखेंगे दरवाजा बंद जो है ना, दरवाजा बंद वाला, ये जो आपका अभियान लागू हुआ है वो 30 मई 2017 को दोस्तों ये लागू हुआ है, 30 मई 2017 को। अगर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, मुद्रा योजना ये 8 अप्रैल 2015 को दोस्तों लागू हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आपका जो है सुकन्या समृद्धि योजना जो है, सुकन्या समृद्धि योजना ये कहाँ है, ये दोस्तों जो है 22 जैन 2015 से लागू हुआ है। अगर बात करेंगे कुसुम योजना दोस्तों जो है वो 8 मार्च 2019 से लागू हुआ है। तो हो सके तो आप लिख लीजिएगा, इसके लिए मैं स्पेशल भी वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय आय के जो है आकलन की एजेंसी कौन सी है, मतलब राष्ट्रीय आय आकलन इनमें से कौन सी एजेंसी करती है, तो SCO याद रखेंगे, जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ये करती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन क्या करती है, राष्ट्रीय आय का आकलन करती है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता जो हैं उनको कहा जाता है साइमन कुजनेट्स, क्या नाम है, कुजनेट्स को माना जाता है, किसको, कुजनेट्स को माना जाता है, याद रखिएगा। ये जन्मदाता हैं किसके, राष्ट्रीय आय लेखांकन के। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना हेतु वित्त वर्ष क्या है जो होता है वो आपका 1 अप्रैल से लेकर के क्या होता है 31 मार्च होता है। अगर बात करेंगे भारत में जनवरी 2015 में राष्ट्रीय आय की गणना बाजार कीमत यानी मार्केट प्राइस से दोस्तों की जाती है। अगर दोस्तों बात करेंगे जो राष्ट्रीय आय का जो आधार है वर्तमान में, वो दोस्तों जो है वो आधार है वर्ष जो है वो 2011-12 है, कौन सा 2011-12 है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के प्रभावी होने पर भी नागरिकों को प्रदत्त, जो दोस्तों अनुच्छेद 20 है और 21, ये दोस्तों मौलिक अधिकार जो है ये जो है खत्म नहीं होता है, मतलब स्थगन इसका नहीं होता है। तो दोस्तों ये दोस्तों जो है अनुच्छेद 20 और 21 का दोस्तों जो है स्थगन नहीं होता है, कब नहीं होता है, याद रखिए। पूछने का मतलब ये है कि जो जो होता है आपातकाल जो है वो दोस्तों जो है आपका 352 में है, फिर उसके बाद 356 में है, और वित्तीय वाला जो है वो 360 में है। तो याद रखिएगा ये दोस्तों 352 जब लागू हो जाता है तभी भी जो आपका प्रभावी होने के बाद भी जो नागरिकों को जो अधिकार है मौलिक अधिकार 20 और 21 ये कभी भी दोस्तों खत्म नहीं होता है जो है, या फिर कह सकते हैं स्थगन ये नहीं होता है। दोस्तों 352 कब लगाते हैं, ये दोस्तों जो है राष्ट्रीय आपात जो है देश पर विदेशी आक्रमण या फिर क्या होगा देश में सशस्त्र विद्रोह, अथवा अगर ये ऐसा चीज़ हो जाता है मतलब कि दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर जो है विदेशी आक्रमण हो जाएगा तब हो जाएगा, और या फिर देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा तो क्या होगा। तो दोस्तों क्या होता है इसी अवस्था में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को दोस्तों एक लिखित जो है सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात घोषित कर देते हैं, लिखित सिफारिश देते हैं राष्ट्रपति और राष्ट्रीय आपात दोस्तों घोषित कर देते हैं, ठीक है। और इसका वर्णन आप जानते ही हैं कि जो है इसमें है 352 में। और अगर अनुच्छेद 32 की बात करेंगे तो राष्ट्रीय उपाचारों का वर्णन है, संवैधानिक उपाचारों का वर्णन है सॉरी। और जो आपका 229 है इसमें दोस्तों जो है उच्च न्यायालय के अधिकारी पर होने वाला जो है खर्च इससे रिलेटेड है 229, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन उस होना चाहिए ना उस समय लागू किया जाता है जब, कब लागू किया जाता है अभी हमने बात किया। तो राष्ट्रपति शासन हमने बात किया था राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात जो होता है वो 352 में होता है, उसके बाद 356 में जो होता है वो राष्ट्रीय आपात होता है। तो ध्यान दीजिए या तो जब 352 राष्ट्रीय आपात जो किया जाएगा वो कब किया जाएगा, या तो सशस्त्र विद्रोह हो जाए या फिर विदेशी आक्रमण हो जाए, ठीक है। इसमें मंत्रिमंडल को लिखित दोस्तों सिफारिश से क्या कहता है राष्ट्रपति जो है क्या कहते हैं आपात राष्ट्रीय आपात घोषित कर देते हैं। लेकिन 356 में दोस्तों जो है वो क्या है आपका जो है राष्ट्रपति शासन है, ये कब होता है, कब होगा। अगर ऑप्शन नंबर ए को देखिए, राज्यपाल जो है इस आशय से रिपोर्ट देता है कि संबंधित राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चला जा रहा है। राज्यपाल दोस्तों ये रिपोर्ट देता है किसको, राष्ट्रपति को देगा,
और बोलता है कि मतलब कि जो संविधान के अनुसार इस राज्य में जो है शासन नहीं चलाया जा रहा है। बी देखिए, ये सही है, बिल्कुल ही सही है। राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है, मतलब स्वयं ही इनको पता चलता है कि उस राज्य में उससे हो गया है, राज्य में शासन जो दोस्तों क्या है संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, मतलब नहीं चलाया जा रहा है। अगर दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर सी में बात करेंगे तो संवैधानिक तंत्र विफल, मतलब ये तीनों का मतलब वही है, तीनों का मतलब यही है, यानी राइट आंसर इसका उपयुक्त तो सभी ही लगाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा सर्वप्रथम जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो पंजाब में लगा था और ये 1951 में लगा था। याद रखिएगा पंजाब में लगा था। और राष्ट्रपति शासन सबसे ज़्यादा बार जो यूज़ किया है, जो जिन्होंने किया है वो इंदिरा गांधी हैं। इंदिरा गांधी ने दोस्तों सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया। नेक्स्ट बात करेंगे धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, माने गलत है। ध्यान दीजिए, पहली बात बोला जा रहा है इसे राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा में पेश करते हैं, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बोला जा रहा है राज्यसभा को इस विधेयक के संबंध में बहुत कम अधिकार है, ये भी ठीक ही है। अगर बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि लोकसभा की बात हो रही है तब यहाँ पर सही हो जाता। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109। तो देखिए 110 में है ना वो धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की जो परिभाषा है वो 110 में है, तो यहाँ पर 109 क्यों दिया गया है, तो यही आपका जो है असत्य है। ठीक है, अगर बात करेंगे दोस्तों लेखा अनुदान, नेक्स्ट देखिए राज्यसभा के जो है इस विधेयक को 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकते हैं राज्यसभा, तो ये भी बात ठीक है। ये सब जो है बातें जो बोला गया ये बिल्कुल ही ठीक है। अगर दोस्तों बात करेंगे 116 की, ये देखिए इसमें यही जो है 110 होना चाहिए था, 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। लेखा अनुदान का जो उल्लेख है, लेखा अनुदान का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद नंबर 116 में है। याद रखिएगा जिस कर से संबंधित प्रावधान हो, संचित निधि आकस्मिक निधि से संबंधित कोई भी प्रावधान हो तो दोस्तों क्या होगा, ये क्या होगा, धन विधेयक कहलाता है। फिर से सुनिए, जिस कर से संबंधित प्रावधान हो, संचित निधि आकस्मिक निधि से संबंधित कोई प्रावधान हो तो इसको धन जो है विधेयक कहते हैं। धन विधेयक का जो निर्णय है ये कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष जो है, मतलब कोई भी धन विधेयक, मतलब कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं ये कौन बताएगा, लोकसभा के अध्यक्ष बताते हैं। तो लोकसभा का दोस्तों इसमें ज्यादा अधिकार है। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान में जो वर्णित है मौलिक अधिकार, इसका दोस्तों स्वभाव या फिर प्रकृति कैसा है। तो भारतीय संविधान में जो वर्णित मौलिक अधिकार है इसका नकारात्मक है। क्या है इसका दोस्तों जो है अधिकांश जो है नकारात्मक है, कुछ सकारात्मक है। तो अधिकांश नकारात्मक है और कुछ सकारात्मक। जैसे इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है अधिकतर नई चीज का उपयोग किया गया है। जैसे आप अनुच्छेद नंबर 15 देखिए, उसमें क्या है, उसमें यह है कि धर्म, जाति, भाषा, लिंग आधार के आधार पर क्या होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, तो नहीं वाला आ गया ना नकारात्मक। अच्छा 17 देखिए, छुआछूत का निषेध है, मतलब नहीं किया जाएगा, वो भी वही नहीं वाला ज्यादा है, मतलब अधिकांश क्या है नकारात्मक है, कुछ सकारात्मक है। जैसे 27 में आ जाएंगे तो 27 में क्या है आपका है धार्मिक दान दिए जाने पर कर में छूट पाने का अधिकार है। एवं देखिए लास्ट में क्या बोला जाएगा, एवं किसी भी धर्म विशेष के लिए जबरन, मतलब जबरदस्ती जो होता है, दान या चंदा नहीं देने का प्रावधान है। फिर नहीं आ गया। ऐसे ही आप 28 देखेंगे, अनुच्छेद नंबर 28, 17 27 हो गया, 28 हो गया। 28 में क्या है देखिए, सरकारी जो शिक्षण संस्थान है इसमें क्या होगा, सरकार से जो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान है इसमें क्या होगा, किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दिए जाने का क्या है, नहीं दिए जाने का प्रावधान है। तो इसमें क्या है, नहीं आ रहा है, तो अधिकांश जो है वो क्या है नकारात्मक है, कुछ सकारात्मक भी है। जैसे समता का अधिकार है, 14 नंबर अनुच्छेद है, 29 नंबर जो है वो उसमें जो है अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति का सुरक्षित रखने का अधिकार हो गया। 30 नंबर जो है अल्पसंख्यक समुदाय को धार्मिक शिक्षण संस्थानों में स्वीकार जो स्थापित है, इसमें दोस्तों जो है उसके प्रशासनिक कार्यों का अधिकार आपका हो गया। तो कुछ मतलब अधिकांश जो है नकारात्मक है, कुछ सकारात्मक है। नेक्स्ट बात करेंगे संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार दोस्तों जो था वो मौलिक अधिकार था पहले, 31 में दोस्तों था अनुच्छेद नंबर, और 19 जो है उसमें दोस्तों जो है जी था, 19 में जी जो था यही था। इसमें देखिए क्या बोला गया, संपत्ति का अधिकार जो कि ये अब क्या है एकमात्र विधिक अधिकार है। ये दोस्तों क्या है, किस अनुच्छेद में सम्मिलित है,
मतलब अब इसको कहाँ रख दिया गया है, तो याद रखेंगे कुछ पॉइंट। पहले तो ये 31 नंबर अनुच्छेद में था, ठीक है, अनुच्छेद बात करेगा तो, और अनुच्छेद दोस्तों जो है 19 जो हमको स्वतंत्रता प्राप्त है उसमें दोस्तों जी में था ये, ठीक है। दोस्तों इसको उठा करके कहाँ डाल दिया गया विधिक अधिकार में, तो ये 300 के क में डाल दिया गया है, 300 के क में डाल दिया गया है। और दोस्तों अगर बात करेंगे ये रहता तो क्या होता, इसमें ये रहता ना तो देखिए क्या दिक्कत होती। देखिए 44वां ये जो हटाया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दोस्तों ये हटाया गया है, ठीक है। अब ये रहता तो क्या होता है, देखिए संपत्ति का अधिकार जब अगर मौलिक अधिकार हो जाता है तो मान लीजिए आपका खेत है, ठीक है, और रोड यहीं से बनाना है, रेलवे लाइन बनाना है, आपकी खेत बीच में आ रहा है, आप हटने ही नहीं देंगे, हमारा मौलिक अधिकार है भैया, रेल वेल नहीं बनेगा, सरकार कहेगी आपको 10 गुना पैसा देंगे, हम हटने ही नहीं देंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तो जो है, और 2013 का भी एक अधिनियम है जिसमें दोस्तों जो है सर्व कल्याण के लिए दोस्तों भूमि अधिग्रहण हो जाता है, तो ये सब हटाने जो है जरूरी था, बहुत और सारे भी प्रॉब्लम हो जाते, ठीक है। तो 300 के क में है, यही पूछा जा रहा है कि कहाँ रखा गया है। अब एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किसी विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में दोस्तों क्या है, बढ़ती आवृत्ति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है ये, तो मतलब बढ़ती क्रम के अनुसार दोस्तों इसको लगाना है। तो ये आपको पहले हो जाएगा अवरत किरण, फिर गामा रे माइक्रोवेव हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है एक्सरे हो जाएगा। तो ये क्रम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट जो है गैसें वायुमंडल में नहीं पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये सब जो गैसें हैं जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती हैं ये पूछा जा रहा है। तो इनमें से जो रेडॉन है ये नहीं पाया जाता है, रेडॉन जो है नहीं पाया जाता है। क्रिप्टॉन, आर्गन ये सब आप जानते हैं पाया जाता है। आर्गन का उपयोग जो है आप जानते हैं कई जगह होता है, क्रिप्टॉन का भी कई जगह उपयोग होता है, ये सब क्योंकि ये दोस्तों क्या होती है अक्रिय गैसें हैं। तो अक्रिय गैसें दोस्तों क्या है, मतलब ज़्यादा क्रियाशील नहीं है, तो इसके लिए इसका उपयोग बल्ब में, देखिए आर्गन में, ट्यूबलाइट में दोस्तों देखेंगे तो उसमें प्रयोग होता है आर्गन का, और भी जगह है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन जो है कोलाइड नहीं है, नहीं वाला बताना है। तो कोलाइड दोस्तों उसमें से नहीं है, तो अगर बात करेंगे तो वो शहद जो है ये कोलाइड नहीं है। कोलाइड दूध हो जाएगा, ठीक है, दूध जो है वो पायस कोलाइड है। क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, पायस कोलाइड है, ठीक है। कोलाइड प्रक्षेपित कणों का आकार दोस्तों 10 और -5 cm से लेकर के 5 से और 10 के पावर जो है -7 दोस्तों cm होता है, इसके बीच रहेगा। तो नेक्स्ट बात करेंगे, अगर दोस्तों द्रव में गैस का अगर परिक्षेपण हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, झाग कहते हैं। जिसे झाग क्या है, ऐसे आ जाएगा झाग क्या है, तो क्या कहेंगे, द्रव में जो है गैस का परिक्षेपण, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स बन जाते हैं, जैसे खून दोस्तों जो है ये क्या है, संयोजिक ऊतक है। मानव शरीर में दोस्तों जो है रक्त की मात्रा लगभग क्या होती है, 7% होता है। उसका दोस्तों जो कई बार आ जाता है 7.4 जो होता है क्या pH मान होता है। बहुत सारे और भी पॉइंट्स बनते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, रेशम का जो कीड़ा है जिसको सिल्क वर्म कहते हैं, अपने जीवन चक्र के किस जो है चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी जो है फाइबर जो कॉमर्स जो होता है पैदा करता है, कौन से समय में ये करता है, तो जो पूपा होता है, कभी कभी हिंदी में भी लिखा हुआ आता है, कभी कभी अंग्रेजी में आता है। तो पूपा यानी कोशिका के समय में दोस्तों ये पैदा करता है। कब दोस्तों ये पैदा करता है, कोशिका के समय में दोस्तों पैदा करता है, या फिर पूपा इसको कहेंगे, पूपा के समय में। अंग्रेजी में भी लिखा हुआ आता है, हिंदी में भी लिखा हुआ आता है। अगर बात करेंगे ये दोस्तों जो है शहतूत के वृक्ष पर दोस्तों इसका पालन होता है, शहतूत के वृक्ष पर दोस्तों इसका पालन होता है। और चीन जो है रेशम का सबसे बड़ा दोस्तों जो है क्या है, जन्मभूमि भी मानते हैं, और क्या मानते हैं, चीन को उत्पादक भी मानते हैं, निर्यातक भी मानते हैं, ठीक है। निर्यातक भी है, उत्पादक भी है, जन्मभूमि भी मानते हैं रेशम का, ठीक है। अगर बात करेंगे रेशम कब निकाला जाता है, तो दोस्तों जो डिंबक का समय होता है इसमें निकाला जाता है, और पैदा सबसे ज़्यादा कोशिका के समय में या पूपा के समय में करता है। याद रखिएगा, मूंगा, तरी और आपका सहतूती या फिर मलबरी और जो है तहसर रेशम के किस्म है, नाम है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, सही वाला कथन इनमें से कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा,
देखिए पहले मैंने बताया कि रक्त जो होता है शरीर के कुल मात्रा 7% लगभग, जितना आपका वजन है, शरीर का जितना भार है उसका लगभग 7% रक्त होता है। ये थोड़ा सा वेरी इधर उधर करेगा लेकिन सामान्यतः ये होता है। पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है, ये भी याद रखेंगे। वयस्क जो व्यक्ति है उसमें 5 से 6 लीटर तक दोस्तों क्या होता है, रक्त रहता है। ठीक है, इनको दो भागों में, रक्त को दो भागों में बांटते हैं। एक तो रक्त कणिका जिसमें आपके और भी कणिकाएं आ जाएंगी, और दोस्तों क्या हो जाएगा, एक प्लाज्मा। दो भागों में इसको बांटते हैं। तो दोस्तों इसमें से जो कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ए में क्या दिया है, धमनियों की तुलना में शिराओं की संख्या कम, उनमें यानी शिराओं की बात हो रही है, शरीर के रक्त कम मात्रा में होती है, मतलब इसमें कम मात्रा में होती है। बिल्कुल, शिरा में दोस्तों रक्त या फिर कहिए कि अशुद्ध रक्त होता है। धमनियों की तुलना में कम संख्या में होती है शिरा, और अशुद्ध रक्त या फिर कम रक्त यहाँ पर कह सकते हैं। यहाँ पर ए ठीक है। अगर बात करेंगे रक्त कुल मात्रा 70% लगभग रक्त कोशिकाओं के रूप में रहता है। देखिए 70% ये दिया है, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, मैंने आपको बताया ये अगर बात करेंगे जो रक्त के रूप में होता है, रक्त कणिका के रूप में, इसको अच्छे से लिख देते हैं, एक सेकेंड, ये सही हो जाएगा, बाकी ये वाला गलत हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर देखेंगे इसमें दो भागों मैंने बांटा था, एक तो प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा दोस्तों लगभग 55% होता है, और रक्त कणिका जो रक्त कोशिका बोला है ना, तो ये कितना होता है, 45% होता है। तो यहाँ पर 70% दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है, रक्त कणिका जब पूछेगा 45%, और दोस्तों जो है प्लाज्मा दोस्तों जो है क्या है, 55% होता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं केवल लसिका पर्व बनी होती है, लसिका पर्व से, ये भी आपका गलत है। अगर बात करेंगे जो है रक्त में श्वेत जो है रक्त कणिकाओं की अपेक्षा बिंबाणु अधिक होते हैं, ये भी गलत है। यानी दोस्तों जो पॉइंट्स की बात किया है मेन वो है आपका कि 5 से 6 लीटर जो है वयस्क में रहता है, और रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक भी है। 55% जिसमें आपका याद रखिएगा प्लाज्मा होता है, और जो है 45% दोस्तों जो क्या होता है, रक्त कणिकाएं होती हैं, और 7.4 जो है क्या है, पीएच मान है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, विंबलडन ग्रैंड स्लैम दोस्तों जो है ये किसने जीता है, तो 2023 का पुरुष एकल जो खिताब जीता है वो जीता है कार्लोस एल्कराज ने। कार्लोस एल्कराज ने दोस्तों जीता है। अच्छा, इन्होंने किसको हराया है इस खिताब में दोस्तों जो है, ये कार्लोस जो है ये स्पेन के हैं, और इन्होंने हराया है नोवाक जोकोविच को। इनको हरा करके पहला विंबलडन खिताब इन्होंने जीता है, याद रखिएगा। कार्लोस एल्कराज 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता है इन्होंने, विंबलडन का ग्रैंड स्लैम। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के किस राज्य में क्या नाम है, बोनालू उत्सव जो है मनाया जाता है। बोनालू उत्सव दोस्तों मैंने ट्रिक से भी याद करवाया है। देखिए उत्सव लिखिएगा, भारत के उत्सव या राज्यों के प्रमुख उत्सव, देखो सीखो स्टडी सर्च करेंगे, ऐसा मैंने ट्रिक दिया है। जैसे देखिए ट्रिक मैं दे देता हूँ यहीं पर, बोनालू मतलब बनाना है कुछ, महिलाएं क्या करती हैं, तेल ओल में बनाती हैं, तो तेल बनाएंगे तेलंगाना। बोनालू क्या बना लूँ, तो आलू है, बोनालू में आलू भी है, और बोनालू मतलब कुछ बनाना है, आलू से बनाना है, तेल तो चाहिए ही बनाने के लिए, तो ऐसे मैंने याद करा रखा है। तो तेलंगाना जो का उत्सव है, और क्या किससे रिलेटेड है ये दोस्तों, जो उत्सव है ये दोस्तों जो है प्रतिवर्ष जो हिंदू चंद्र मास है, आषाढ़ मास, इसके दौरान दोस्तों ये मनाया जाता है। और ये उत्सव दोस्तों जो है, जो दुर्गा माता है उनकी अवतार है महाकाली, उनके जो है उनको समर्पित है ये। क्या है, बोनालू, तो आप जानते हैं महिलाएं ही बनाती है, तो महाकाली अपनी माता को, बीबी को मान लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, ITI दिल्ली ने किस शहर में अपनी जो है क्या है, जो है शाखा खोलने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा ये वैश्विक शाखा जब आएगा, इसमें वैश्विक लिखना चाहिए था। वैश्विक शाखा खोलने का जो है ये खोलेंगे जो है कहाँ पर, अबू धाबी में खोलने की घोषणा किया है IIT दिल्ली ने। IIT मद्रास ने भी ये घोषणा की है, याद रखिएगा। IIT मद्रास ने दोस्तों तंजानिया की राजधानी जो है, तंजानिया की राजधानी है, क्या नाम है, जंजीबार में दोस्तों अपना जो है क्या वैश्विक कैंपस खोलने की घोषणा किया है। तो यहाँ पर दिल्ली का था, अबू धाबी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, NVS-01 ये क्या है, ये दोस्तों NVS-01 दोस्तों जो है ये सैटेलाइट है दोस्तों, और 29 मई 2023 का करंट है।
इसमें दोस्तों लॉन्च किया गया और ये दोस्तों एक नेविगेशन सैटेलाइट है या फिर कहिए उपग्रह है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का, वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के पांचवें संस्करण का मेजबान कौन सा शहर रहा? तो इसका जो मेजबान शहर रहा वो तिरुवनंतपुरम शहर रहा। कौन सा? तिरुवनंतपुरम। इसमें क्या था दोस्तों, इसमें था, इसका जो उद्देश्य था वो आयुर्वेद चिकित्सकों और जो हितधारक हैं इनकी वैश्विक नेटवर्किंग के लिए एक मंच स्थापित करना इसका उद्देश्य था, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एओलस सैटेलाइट विकसित किया? कौन सी एजेंसी ने एओलस जो है दोस्तों सैटेलाइट विकसित किया है? तो ESA जो है दोस्तों एजेंसी है, ईसा कह सकते हैं, किया है एओलस सैटेलाइट। ठीक है, तो इसमें क्या ये जो है, ये सैटेलाइट जो है सबसे प्रभावी जो है मौसम उपग्रह है, मतलब मौसम के बारे में बताया जाता है। और इसका जो वजन है वो 1360 kg है। कितना? 1360 kg। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का पहला पॉड टैक्सी जो है ये प्रोजेक्ट पाने वाला कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य है। पॉड टैक्सी क्या है ये दोस्तों, जो है कहेंगे पर्यावरण अनुकूल कार है जो कि यात्रियों को एक जगह से दूसरे स्थान पर, मतलब एक जगह से दूसरे स्थान ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, जून 2023 में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 29 जून को। क्या मनाया गया है? जून 2023 में किस तिथि को पूछा जा रहा है? नहीं, 29 तिथि को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय जो है दिवस मनाया गया। अगर बात करेंगे ये दोस्तों मनाया जाता है, ये दोस्तों जो है 2016 से मनाने की घोषणा हुई है। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा दोस्तों महासभा द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दोस्तों जो है घोषणा हुई है, 2016 से की जा रही है। तो 29 जून याद रखिएगा। नेक्स्ट और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में हरित हाइड्रोजन पर क्या है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? हरित हाइड्रोजन पर पूछा जा रहा है। तो ये दोस्तों आयोजन आपका हुआ है नई दिल्ली में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो हरित हाइड्रोजन का इकोसिस्टम स्थापित करना है। हरित हाइड्रोजन का दोस्तों इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए किया गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, 26वां वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ? तो 26वां जो दोस्तों वर्ल्ड जो है माइनिंग कांग्रेस जो है ये ब्रिस्बेन में, ये आधा सा रहेगा, ब्रिस्बेन में दोस्तों आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम में दोस्तों भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के सचिव कौन है? कोयला मंत्रालय के सचिव हैं अमृतलाल जी मीणा। अमृतलाल मीणा हैं। मीणा जी दोस्तों जो है भारतीय पवेलियन का उद्घाटन भी इन्होंने किया है। भारतीय पवेलियन का उद्घाटन भी इन्होंने किया है। तो देखिए दोस्तों ये आपका 49 नंबर प्रैक्टिस सेट था। आशा करते हैं दोस्तों हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे प्रैक्टिस सेट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।